વૃક્ષો અને અન્ય જીવોની મહભ્રાંતિ નીકળી, આખરે નરી ભ્રાંતિ નીકળી। આપણી અસલ પરમ થતી ખેતી આખરે નરી ભ્રાંતિ નીકળી। આપણી અસલ પરંપરાગત કુદરતી ખેતીમાં ગૌવંશ, વૃક્ષો અને અન્ય જીવોની મહત્તા હતી। યાંત્રિક યુગમાં તેની અવગણના કરતા આપણે જ આફતને નોતરી। વધુ ઉપજની લાલચમાં ખેડૂત પ્રકૃતિથી દૂર થતા બેહાલ બન્યો છે। ત્યારે સજીવ ખેતી એ જ ખેડૂત માટે સમૃદ્ધ, સાચો અને ટકાઉ માર્ગ છે, જે માનવ સાથે સમગ્ર જીવોના ઉત્થાનનો માર્ગ છે। હાલની બધી સમસ્યાઓનો એકમાત્ર ઉપાય છે। सजीव खेती चालू करिए, सजीव खेती चालू करिए, सजीव खेती चालू करिए, सजीव खेती धरती में रस रस खेड़ों ने आबादी देती। चालू करिए सजीव खेती। तेजे छूटे हाथे एनु जतन करीने, एना ताले ताल मिलावी चालन मनन करीने। सजीव ना संगाते चेतन सर्वणी रहती। चालू करिए सजीव खेती, चालू करिए सजीव खेती धरती में रस रस खेड़ों ने आबादी देती। चालू करिए सजीव खेती। नमस्कार मित्रों, બહુ ઓછી સંખ્યામાં મિત્રો હાજર થયા છે। નસરતજી ગુરુજી નમસ્તે है। सभी अपना शेयर का ऑप्शन शुरू करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके बढ़िया रहेगा। केवल भाई, ललित भाई, नरेंद्र भाई नमस्ते। आज तो हूँ पण तैयार थईने आवी गयो छुं टनाटन, कारण के विषय ज रूप अने रंगनो आजनो विषय है। आज का पूरा विषय जो है मित्रों वो रूप से जुड़ा हुआ है। पौधों के रूप और रंग से और टेस्ट से जुड़ा हुआ आज का विषय है। तो उससे थोड़ा और आगे बढ़ते, कल हमने फास्फोरस के बारे में बात की थी। आज पौधों के लिए नितांत आवश्यक जो तत्व है पोटाश, उसके बारे में बात करेंगे। पोटाश तत्व जो है NPK के नाम से हम उसको पहचानते हैं, पोटेशियम के नाम पे। पोटाश शब्द कहां से आया? हम सब पोटाश पोटाश तो करते हैं मित्रों। काफी कम लोगों को पता होगा कि पोटाश कहां से आया और पोटाश का मूल जड़ कहां है। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आप आश्चर्य में गरकाव हो जाओगे। पोटाश का शब्द हमने पूरे विश्व को भारत ने दिया, फिर चाइना ने दिया। और पोटाश के मूल तत्वों पर हम चलते चलते जाएंगे तो उसकी जड़ें तक पहुंचेंगे तो उसकी जड़ भारत में आकर खड़ी हो जाती है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है। जो हमने ढूंढा था, जो हमने खोजा था, वो परदेश तक चला गया और वहीं पर उन्होंने उसको बड़े मात्रा में वैज्ञानिक अनुसंधान करके बड़ी मात्रा में लोगों तक अवगत कराया।
हमारी खोज, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा की खोज किताबों में ढह कर रह गई दोस्तों। न हम उसे आगे ले जा पाए, न उस पर और अनुसंधान किया, और आज हम लोग परदेश और विज्ञान का ईर्ष्यावृत्ति से विरोध करने लगे हैं कि हमारा ले गए। तो तुम्हारे पास आज भी पड़ा है, आज भी कोई इसका कोई सही ढंग से उपयोग नहीं करता हमारे शास्त्रों का, हमारी किताबों का। तो पोटाश को अगर ले लीजिए तो पोटाश का मतलब है पोट प्लस एश, दो शब्दों से बना है, पोट प्लस एश। पोट का मतलब है कोई पात्र या घड़ा या ग्लास, ऐसा कुछ बड़ा 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 साधन के रूप में हम पोट के रूप में ले सकेंगे। और ऐश का मतलब है राख। देखो ये शब्द कहां से निकला है, पोट ऐश। सालों पहले अगर चरक संहिता आप देख लीजिए तो वहीं पर पोटाश बनाने की पद्धति है। इससे पहले भी हमारे कई ऋषि मुनियों ने पोटाश बनाया है। और चरक के साथ जो रासायनिक क्रिया हमारे वहां चली, जिस रसवैद परंपरा से हम जुड़े हैं, हमारी परंपरा वैदों में एक रसवैद करके एक अलग परंपरा आती है, उस परंपरा के हम जुड़े हुए वैद हैं। तो उस रस परंपरा में पोटाश पर काफी अच्छे प्रयोग किए गए हैं दोस्तों, बहुत ही प्रयोग किए गए। और ये रस परंपरा के जो वैद्य थे तो हम कीमियागरों के नाम से जानते थे, और कीमियागरों से नाम से जाना हुआ है। धीरे धीरे वो ग्रीस और बाकी के देश में गया, कीमियागरों से वो कीमिया हो गया, और कीमिया से वो अल्कीमिया हो गया। तो कीमिया से केमिस्ट्री बनी, अल्कीमिया उसमें अंदर जो संशोधन करते धातु शास्त्रियों को पहचानने लगे अल्कीमिया के नाम से, धीरे धीरे अल्केमी बना उनसे। तो पूरा जो केमिस्ट्री है वह भारत से निकली हुई है। रसायन शास्त्र में हम बहुत बड़ा अनुसंधान किया है, हमारे पुरखों ने बहुत बड़ा अनुसंधान किया। पारद है, आर्सेनिक है, ऐसे जहरीले तत्वों से छोड़कर कोई ऐसी कोई एक धातु नहीं है जिस पर हमारे पूर्वजों ने काम नहीं किया। जब तक लोग कपड़े नहीं पहनते थे पश्चिम के लोग, तब तक हमारे पूर्वज मिश्र धातु बनाने लगे थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनियों उन धातुओं पर बहुत ही अच्छा प्रयोग कर चुके हैं। और अगर कोई आप रसवैद के संपर्क में आए, रसवैद में भी दो परंपरा है, एक देश सिद्धि वाले है और एक लौह सिद्धि वाले है। भगवान दास जी को पता होगा, संत जी जो जुड़े हमसे। तो देश सिद्धि वाले जो लोग हैं ये शरीर के लिए दवाइयां बनाते हैं, और जो लौह सिद्धि वाले हैं वो सुवर्ण के पीछे पड़े रहते हैं और दिव्य धातु की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं। हालांकि उसका अभी केमिस्ट्री को, अल्कीमिया को अच्छी तरह से किसी ने भारत में मानन किया तो वो नागार्जुन ही थे, सिद्ध नागार्जुन। और उनका मंत्र था कि मैं इतना स्वर्ण बनाऊंगा कि भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। और मैं एक बात दावे के साथ भी दोस्तों आज आपको कहना चाहता हूं कि जिस देश की भूमि में सोना इतना कम निकलता है, सोना हमारे भारत भूमि में निकलता ही नहीं है, या तो निकलता है तो बिल्कुल कम है, उस भारत भूमि में स्वर्ण के प्रति लोगों को इतनी आसक्ति क्यों है? जिस देश की अगर वो धातु ही नहीं है, फिर हमारे वहां स्वर्ण की इतनी आसक्ति क्यों है? और पूरा भारत का अगर सोना मिला दिया जाए, पूरा भारत का, तो ऐसा माना गया कि वर्ल्ड का जितना भी सोना है उसका 2/3 भाग भारत में मिल जाएगा। तो इतना स्वर्ण भारत में आया कहां से अगर यहां पैदा नहीं हो रहा था? बहुत बड़ा मेहनत और दिमाग देने वाला प्रश्न है। तो हमारे वहां पारसमणि की भी कल्पना है, पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए, कहावत भी है, आपने सुनी होगी। वो पारसमणि भी था, ऐसा माना गया कि वो लोहे के संपर्क में आने से लोहा तुरंत स्वर्ण में बदल जाता था। और रस सिद्धि वाले लोग भी हमारे वहां बहुत नागार्जुन संप्रदाय के हुए, जो पारद से और दूसरी कई धातुओं से स्वर्ण बनाने में माहितगार थे। कई लोगों ने उसका प्रयोग किया है, और करीबन 1967 में वाराणसी में आखिरी प्रयोग वहां पर बनाया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सामने किसी एक वैद्य ने वहां पर स्वर्ण बनाया था। इसके बाद वो परंपरा लुप्त हो चुकी है या तो गुप्त हो चुकी है। तो मैं इस प्रस्तावना इसीलिए मित्रों रख रहा हूं
आपके लिए कि स्वर्ण के बारे में ये प्रस्तावना कृषि से नहीं है, पर इससे हमें पता चलेगा कि धातुओं के बारे में, धातु की बात छोड़ दीजिए, वहान वटा का आप सब्जेक्ट ले लीजिए, समुद्री मार्ग में यातायात का, कापड़ का ले लीजिए, कांच का ले लीजिए, हर चीजों में समय मिलेगा तो हम प्राचीन फिलोसॉफी के साथ कभी कभी उसकी भी बात करते रहेंगे। हर में हमारा अपना एक मानांक था, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गुजरात की जो ठक्कर कौम है, लुवाणा कौम और भाटिया, फिर बाद में कुछ समय के बाद उनके साथ जुड़े वो खोजा कौम है, मुस्लिम खोजा कौम, इन तीनों कौमों का समुद्रों पर राज था। वो इतने बड़े बड़े समुद्रों में जहाज बनाते थे, दक्षिण में कालीकट और मलबार के तक के लोग भी उसमें बहुत शामिल थे। तो इस तरह से क्रियाओं कलाएं हमारे यहाँ बहुत ही थी। धीरे धीरे से वो या तो गुरु शिष्य नहीं मिले, या तो हम उसको गुप्त रखने लगे और लुप्त प्राय हो गई। तो पोटाश जो हमारे वहां बनता था, वहीं से वो प्रदेश तक गया, और वो पोटाश ज्यादातर पोटाश और सल्फर दोनों को मिलाकर चाइना ने अग्निवर्षा यानी कि दारू पटाखे की शोध की, दारू खाने की। तो चाइना की वो शोध बहुत मानव हुई, हमारे वहां कोई उसको मानव कराने वाला था ही नहीं। तो पोटाश भारत में खास करके एक लोनिया करके कौम होती थी, शायद आज भी कोई लोनिया कौम होगी, शास्त्र में उस लोनिया कौमों के बारे में बहुत लिखा है। वो लोनिया कौम है, वो अम्लोनिया इकट्ठी करते थे। अम्लोनिया, हमारे खेतों में अम्लोनिया होती है, लोनी एक अभी भी मैंने बात की थी, उर्दू में उसके कुल्फा बोलते। ये लोनी, लूणी अपने गुजराती में, ये लोनी और कुछ मिसवाक है, पीलू, इन सब पेड़ पौधों को मिलाकर उनकी सूखी डालियों को जलाकर, खास किस्म से अर्धदग्ध जलाकर उसके ऊपर मिट्टी का एक फड़ कर देते थे और जलाते थे। जलाने के बाद उसकी जो राख मिलती थी, ऐश, उसको एक बड़े बर्तन में रख लेते थे और उसमें पानी मिलाते थे। फिर पानी को बाहर छान कर निकालते थे और पानी को सुखा देते थे, उसमें से उनको पोटाश मिलता था। आज भी चरक में हम लोग पोटाश इस तरह से बनाते हैं। हमारे वहाँ उसको ज्यादातर डायूरेटिक रूप में, औषधीय रूप में, डायूरेटिक रूप में, यानी कि पेशाब साफ करने के लिए, पेशाब का दर्दों मिटाने के लिए यूज होता है, और वो होता है यवक्षार। अगर आप आयुर्वेद से जुड़े हैं तो नाम सुना होगा। ये यवक्षार एक तरह का पोटाश ही है, पोटेशियम क्लोराइड है, नमक का घोल, नमक के साथ पोटेशियम का मिला हुआ है घोल है। तो वो हमारे वहां से निकला, पोट से बनता हुआ था, घड़े से हम बनाते थे, तो उसका नाम रहा पोट ऐश, ऐश यानी कि राख, और पोट से जुड़ा हुआ था पोटाश। फिर वो प्रदेश में चला गया। अब मैं एक बात बताऊं, पोटाश की अभी तो जो हम फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, वो पोटाश खदानों से निकलता है सिल्वाइट के रूप में, और खदानों के साथ वो अकेला कभी नहीं रहता, क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील है। पानी में आप डालोगे तो सोडियम की तरह धमाके के साथ जलने लगता है, हवा में भी बहुत घर्षण के साथ वो जल जाता है। तो वो शुद्ध स्वरूप में नहीं मिलता है, कुछ मिट्टी और कुछ लवण के साथ मिला जुला रहता है, वहीं से वो लोग शुद्ध करके फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। अब पोटाश की मैं एक बड़ी बात बताऊं, पोटाश का 98% से लेकर 95% ऐसा माना गया है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। भारत में पोटाश की बहुत खदान नहीं है। ये कृषि पर कितनी बड़ी दबाव की बात है आप समझ लीजिए। सरकार भी क्या करती है, बड़ी भारी कीमतें चुकाकर उसको इंपोर्ट करती है और फिर उस पर कुछ दाम कम करके, लेस करके किसानों को देती है। तो पोटाश हमारे कई रुपये का हुंडियामण, कई डॉलर प्रदेश ले जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर वो भारी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पोटाश का अंधाधुंध अगर हम वपराश करेंगे दोस्तों, हम ये मानते हैं किसान को पता नहीं है कि पोटाश क्या है, वो तो बोलता है 150-500 की थैली, चलो डाल देते, यूं बुरक देते हैं। पर आपके देश के जो राज्य कोष है उस पर बहुत भारी दबाव पड़ता है इससे, क्योंकि वो इंपोर्ट करना पड़ता है पोटाश। काफी कम लोगों को पता होगा कि पोटाश सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाली कोई चीज है कृषि में, तो पोटाश सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। अभी राजस्थान के कुछ इलाकों में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में उसकी खदानें मिली है, पर अभी संभावना वो चालू है।
कहीं कहीं से थोड़ा बहुत मिल भी रहा है। तो हमें इसीलिए रासायनिक पोटास छोड़कर अगर जैविक पोटास की ओर अगर हम गति कर दें मित्र, तो देश के राजकोष पर पड़ने वाला प्रभाव में कटौती आएगी और हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। और स्वदेशी जो राजीव दीक्षित भैया का जो एक बात है, भगवान श्री कृष्ण की बात है स्वदेश की, गांधी जी की जो बात है स्वदेश की, तो इन स्वदेशी बातों के लिए हमें थोड़ा और मुंह मोड़ना पड़ेगा पोटाश को केमिकल के रूप छोड़ के जैविक रूप में आने के लिए। पोटाश जो है वो नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़कर त्रीजा बहुमूल्य फर्टिलाइजर। अब पोटाश अगर आपकी भूमि में आप सही मात्रा में नहीं डालोगे तो उसमें होता है कि आप नाइट्रोजन कितना भी डालो नाइट्रोजन अपटेक नहीं होगा, या तो कम होगा या तो जितना जितना आपने डाला है उतना सही ढंग से अनुपात से वो पौधा नहीं ले पाएगा। नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करने के लिए पोटाश जरूरी है। भारत की ज्यादातर भूमि में पोटाश पर्याप्त मात्रा में है ऐसा माना गया है। ज्यादातर पोटाश की जरूरत नहीं है, पर वो लभ्य स्वरूप में नहीं है, अलभ्य स्वरूप है। मैंने कहा था वो पहले दिन बताया था, वो घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है पर रसोई करने वाले नहीं है। तो रसोई करने वाले को हम भूमि में डालेंगे तो जो अलभ्य पोटाश है वो लभ्य के स्वरूप में आ जाएगा। तो पोटाश पौधों के लिए जड़ों का विकास कराता है। जड़ों को विकास के लिए पोटाश की बहुत नितांत आवश्यकता, और जड़ें जितने मजबूत होगी तो वो ओले गिरने से, बारिश में या पवन आने से वो पौधे को गिरने नहीं देता। इसीलिए पौधे जिसके खेतों में बार बार गिर जाता है समझ लेना, उनको लैब टेस्ट करा लेना, पोटाश की अवेलेबिलिटी कम है या तो पोटाश कम है। पोटाश कोशिकाओं की दीवार को विकास कराता है तो वृद्धि में भी बहुत जरूरी है। पोटाश का सबसे बड़ा रोल है, आज मैं दिख रहा हूं वैसी तरह का, बिल्कुल रूप देना। पोटाश दानों को भरावदार बनाता है, रूप देता है और रंग देता है। यानी कि टेस्ट और रूप, स्वाद और दिखाव वो पोटाश के आधार पे है। फलों है, हरी सब्जियां है, उन जिन खेतों में अगर हम पोटाश का यूज पर्याप्त मात्रा में करेंगे तो सब्जियां एकदम चमकीली और आंखों को देखने वाली लगेगी। देखो किस मार्केट में जो उपभोक्ता है वो पहले आंखों से खरीदता है, इसलिए जितनी आपकी सब्जियां है, आपके फल है, अगर देखाव में इतने अच्छे चमकदार रंगों में रहेंगे तो उपभोक्ताओं को वो पहले नजर में पसंद आ जाएंगे। तो पोटाश रूप और रंग देता है और बाद में स्वाद देता है। तो अगर आप तीनों चीजों पर अगर ध्यान रखना है तो पोटाश तत्व पे आप बहुत ही ध्यान रखिए। अब होता क्या है, पोटाश से अगर हम भी भोजन में ले लें पोटाश युक्त भोजन, तो पोटाश हमारे शरीर में भी वो उपयोगी है जो रूप और रंग के काम में आता है। और हमारे मवेशियों के पास में ज्यादा गया तो अगर हमारी गौ माताएं खाएगी तो बछड़े बहुत सुंदर होंगे। आने वाली गौ माताओं का जो नस्लें होगी बिल्कुल सुंदर और दिखने में बहुत ही अच्छी रहेगी। इस तरह पोटाश जो है वो हमारे भूमि के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट वाली चीज है। तो पोटाश हमें किन किन तबक्कों में डालना चाहिए? अगर आप लभ्य पोटाश डाल रहे हैं तो पोटाश का दो तबक्का है। पहला तबक्का है बुआई के साथ डाल दीजिए, 60% तक बुआई के साथ पोटाश देना पड़ेगा, और 40% पोटाश आपको देना है जब फूल की अवस्था आए तब। फूल और फल की अवस्था आए तब पोटाश की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ये दो तबक्का में 40 और 60 दो तबक्का में पोटाश देना चाहिए। अब जैविक पोटाश की जब बात आती है मित्रों, तो लोग कहते हैं जैविक पोटाश का सोर्स क्या है? तो जैविक पोटाश का सोर्स सबसे हाथ वगा सोर्स हमारी ऐश है, राख। कहीं से भी राख मिले हमारे खेतों में डालते रहे। राख में करीबन 3 से 4% तक का पोटाश माना गया है। जैसे जैसे पौधे उस तरह से। अगर आपको पोटाश की कमी है तो जौ जो है, मैंने अभी कहा, जौ को बना लो, जौ को काट लो और जौ को जला दो एक कोने में, फिर उसकी राख डाल दीजिए खेतों में, तो आपका भरपूर पोटाश मिल जाए। इसके सिवा कहीं वुड से जलती हुई फैक्ट्री है जिसमें बॉयलर में वुड का यूज हो रहा है, लकड़े का यूज हो रहा है,
तो वहीं से भी आप ऐश उठाकर ले आकर अपने खेतों में डाल सकते हो। ये राख का सबसे अच्छा सोर्स है तो हमारी होलिका है। गुजरात में हमने परंपरा शुरू कर दी है। आपके गांव में जब भी होली जलाई जाए, सब थोड़ी बार પછી વાત કરું, લાઈવ છું। तो होलिका दहन के बाद जितनी भी राख हो आपको चोरी करके भी ले लेनी चाहिए। मैं मानता हूं किसानों में उस राख लेने के लिए जिस दिन झड़प होने लगेगी, बोला मैं ले जाऊंगा, मैं मानूंगा उस दिन कुदरती पोटास हमारे खेतों में भरपूर आ जाएगा। क्योंकि होलिका की राख में कई चीजें होती है। कंडों के जलाने के साथ कुछ औषधियां भी होती है, नारियल भी होते हैं, कुछ द्रव्य भी होते हैं, तो वो बहुत ही उपयोगी होती है वो राख। हम अपने घर के चूल्हे की राख भी डाल सकते हैं। जब राख की बात आई तो पोटाश का एक और गुणधर्म भी आपके सामने आ गया होगा दोस्तों। पोटाश जो है वो तनों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, व्याधि क्षमत्व बढ़ाता है। अगर सही मात्रा में, उचित मात्रा में पौधों को पोटाश मिला है तो वो रोगों के सामने सीना तान के खड़ा रहेगा। तो पोटाश उचित मात्रा में देने से रोग प्रतिकारक शक्ति भी पौधों की बढ़ती है। तो चूल्हे की जो राख है, गांव में चूल्हे बहुत ही जलते रहते हैं, तो वहीं से भी राख आपको मिले आप लाके आपके खेतों में डाल दीजिए। बॉयलरों में तो बहुत बड़ी राख होती रहती है, हर जगह पे बॉयलर है। दो दूध के जो मावा खोया बनाते हैं हमारे वहाँ गुजरात में, उनके पास भी लकड़े की बहुत बड़ी भट्टियाँ होती है और अलग अलग तरह के लकड़े जलाते हैं, तो उनके पास से भी राख मिल जाती है। तो राख हमारे लिए नेचुरल सोर्स है पोटाश का, तो उसी यूज करके हमें खेतों में पोटाश बढ़ाना चाहिए। पर राख डालने से पोटाश नहीं मिल जाएगा मित्रों, ये भी, क्योंकि वो भी अलभ्य स्वरूप में है। तो उसके साथ पोटाश का जो बैक्टीरिया आता है, एनपीके कंसोर्टिया के साथ अलग से भी पोटाश के मोबिलाइज बैक्टीरिया आते हैं। तो पोटाश का जो बैक्टीरिया है वो आपको खेतों में यूज करना पड़ेगा। इसके साथ जिस तरह से हम जीवामृत बनाते हैं, जिस तरह से हम डीकम्पोजर मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह पोटाश के बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई करके हम खेतों में दे सकते हैं। अब बैक्टीरिया अच्छी कंपनी का खरीदे, छांव में रखें और बनाते वक्त धूप उसको न लगे और डालते वक्त भी धूप का बहुत ही अच्छा ख्याल रखें। तो पोटाश का जो ये सोर्स है, पोटाश का बैक्टीरिया जो है वो हर किसान को अपने खेतों में डालना चाहिए। क्योंकि पोटाश काफी हमारे गुजरात की भूमि में तो काफी पड़ा है, पर लभ्य नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया ज्यादातर होते रहेंगे तो वो अपने आप वो पौधों को लभ्य कराएंगे। तो पोटाश के जो बैक्टीरिया है वो आप इस तरह से यूज करके, जो अलभ्य पोटाश है राख का डाला हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। अगर राख आप स्वतंत्र रूप से नहीं डालना चाहते तो आप गोबर खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं भूमि में, या तो पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हो 40 दिनों के बाद। क्योंकि पौधों में जो कुछ रोग आ जाते हैं, उसमें हमारे गुजरात में राख छिड़कने का एक रिवाज, एक छोटे कपड़े में राख की पोटली बना के ऊपर छिड़क देते हैं। जो चिकनाई लिए वाले जितने भी रोग हैं उनमें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि राख एंटीसेप्टिक भी है। तो राख का ये यूज हम कर सकते हैं पोटाश के लिए। अभी पोटाश के लिए काफी लोग कहते हैं कि आंकड़े का यूज करना चाहिए। अब आंकड़े की बात आ रही है तो आंकड़े की मैं आज एक स्पष्टता आपके रूप में सामने करना चाहता हूं। आंकड़ा में जो पोटाश है बिल्कुल लो मात्रा में है, नेचुरल पोटाश है, बिल्कुल लो मात्रा में। इसलिए आपको आंख से पोटाश नहीं मिलता है, समझ लीजिए, बहुत समझने वाली बात है। पर आंख के अंदर का जो केमिकल है, साइटोकाइनिन है, कुछ एंजाइम्स है, वो सब लभ्य पोटाश को, अलभ्य पोटाश को या तो लभ्य स्वरूप में घूमने में जो बैक्टीरिया उनकी सहायक होते होंगे, उस प्रक्रिया को थोड़ी झड़पी करते होंगे, ऐसा शायद मानना है। इसीलिए आंख डालने से पोटाश की कमियां दूर होती है। तो आंख हमारे लिए सबसे अच्छा है। कोई उसको बिल्व को भी यूज करता है, बिल्व में कोई फास्फोरस भी मानता है, कोई पोटाश भी मानता है। तो बिल्व में भी ये साइटोकाइनिन है,
और उसमें रहे कुछ द्रव्य, वो शायद जो भूमि के जो बैक्टीरिया है जो पोटाश को लवण स्वरूप में करते हैं, उसको अच्छी तरह से डेवलप करने में सहायक होते हो, या तो उस प्रक्रिया को एंजाइम के रूप में झड़पी बनाने की एक मध्यस्थ भूमिका करते होंगे। तो इसी से आंख और नीलो है उसे पोटाश बनने की प्रक्रिया झड़पी होती है। हालांकि दोनों में नेचुरल पोटाश है, पर वो उतना नहीं है जितना हमें हमारे पौधों को चाहिए। देखो एक बात याद रखो, पौधा जो है उनको पोटाश चाहिए, कोई भी तत्व उसको चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए। पौधे से पौधा को ये कोई मतलब नहीं है कि आप किस रूप से उसको दे रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी समझने वाली चीज है। उसको एक ही चीज है, हमें चाहिए। आप किसी के रूप में दो, नेचुरल रूप में दो, बिन नेचुरल रूप में दो, या किसी और रूप से दो। पैसे देने चाहिए, आप आपके आदमी को पैसे चाहे चेक से दो, कैश से दो या पेटीएम से दो, इससे कोई फर्क नहीं रखता, मायना नहीं रखता, उसको पगार होना चाहिए। बस पौधों में यही चीज है, पौधों को चाहिए। वो किस रूप से मिलता है वो पौधे के लिए बहुत जरूरी नहीं है। पौधों को जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए। जैसे आपके घर वाले हैं, उनको हर रात को पैसे चाहिए, हर भोजन के लिए पैसे चाहिए। आप कैसे कमा कर लाते हैं वो उनका विषय नहीं है। आप लांच रुश्वत से लाते हैं, प्रामाणिकता से लाते हैं, उनसे उनका कोई लेन देन नहीं। वो आपका प्रश्न है, आपका जरिया है। वो मानते हैं हमें इतना चाहिए, हमारी जरूरत इतनी पूर्ण कीजिए। इसी तरह पौधे में भी ये है। तो पौधे को आप नेचुरल पोटाश जितना दोगे उतना भूमि के लिए श्रेष्ठ रहेगा, पर्यावरण के लिए श्रेष्ठ रहेगा और राज्य कोष के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब पुरातन काल में हमारी एक किताब है, उसमें पोटाश बनाने की एक विधि हमको मिली है। किस किस चीज से वो पोटाश बनाते थे, मैं आपको आज, अगर आपके पास पेन है लिख दीजिए। वहां पर लिखा है थूवर, डंडा थूवर, खाखरे की कुछ टहनियां, ढाक, पलास, टेंसू, खाखरा, उसकी कुछ टहनियां लिए जाती है। उसको छोटा छोटा टुकड़े करते हैं, थोर को सुखाकर उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। अपामार्ग यानी अघाड़ी, चिरचिटा, लटजीरा, इसको अगाड़ा बोलते हैं, वो कुछ मात्रा में लिया जाता है। अमली के पान या डाली, अमली के छोटे छोटे पान और कुछ टहनियां डाल के इमली के डाले जाते। आग की कुछ डाली और पान, तल निकाले हुए लकड़े, ये ज्यादा मात्रा में लेने हैं, वो सब कम मात्रा में, ये इससे 3 या 4 गुनी मात्रा में लेना है। जौ निकालने के बाद जो कचरा, जो अवशेष फसल अवशेष है, और लूणा, लानी, जिसको लोनिया बोलते हैं, हम उसको खरपतवार के रूप में नाश करते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं। किसी के खेत में लोनिया है तो लाकर खड़ी करके एक तरफ सुखा दो, फिर सूखने के बाद उसको जला दो, तो वो पोटाश की मात्रा। इनमें से जितने भी की छाल भी मिले, पत्ते भी मिले, फल फूल जो मिले, उसको सुखा के जला दे। जलाने के बाद उसकी राख जो है उसको खेतों में डाल दे। उसको क्षार पंचक के नाम से माना गया है और पोटाश के साथ सूक्ष्म तत्वों की जरूरियात पूर्ण करता है, पूरी भूमि के लिए श्रेष्ठ है। वहां के तल की मात्रा ये माना गया है कि तल की, उन्होंने कहा कि करीबन 1 बीघे तल का जो लकड़ा होता है वो मतलब तल सरा, तल निकालने के बाद है। और जव में भी 1 बीघे का जौ निकालने के बाद जो है वही। और लूणे की मात्रा भी उन्होंने वहीं पर लिखी है 50 से 60 किलो, बाकी सब 5-5-10 किलो है। अगर ये नहीं मिले तो केला भी चलेगा, केले के तने हैं, केले की जड़ है, केले के पत्ते हैं, वो भी आप सुखाकर चलाकर डाल सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो उन्होंने लिखा है मूली भी आप उसमें डाल सकते हो। देखो, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो कृषि के साथ जुड़े एक हस्तलिखित ग्रंथ से मुझे मिला। हालांकि हम भी उस पर प्रयोग कर रहे हैं, आप भी उस पर प्रयोग करें। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से पुराना बीघा यानी कि 16 गुठा, यानी कि 16,000 स्क्वायर फीट में ये इतनी मात्रा पोटाश के लिए पर्याप्त रहेगी। अब ये सब उन्होंने क्यों डाला है,
किस तरह से डाला है, कैसे डाला है पता नहीं है, लेकिन वो आजकल हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट है। आपको भी दशरथ पांडे जी, आपको तो खास, क्योंकि आप तो जुड़े हैं हमारे जैसे कृषि वैज्ञानिक हैं, और जितने भी नए किसान हैं, दूसरे किसान हैं, वो सब लिख लें। अगर नहीं लिखा है तो फिर से मैं लिखा दूं। थोर, खाखरा मतलब टेसू, डाक पलास की कुछ टहनी डाली और पत्ते, अपामार्ग, इमली के पान और डाली टहनी, अकड़े की अकौता, अर्क, डाली और पान, तौल, जव और लूणा, कुछ केले भी डाल सकते हो। तो ये वहीं पर इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। अब लूणा की जो बात है, वहीं पर एक जगह पे लिखा है कि लूणा जो है उसकी अगर जलाकर राख बनाए तो उससे सज्जी खार बनता है। क्या बनता है? सज्जी खार। सज्जी खार में पोटास और सोडा दोनों मिले होते हैं। देखो ये लूणा, जो जिसको खारी जमीन में लूणा होता है, ये लूणा का भी बहुत जगह यूज होता है। लूणा, जिसको रुद्रवंती के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, लूणा। तो ये सब मिलाकर हम पोटास बना लेते हैं। पोटास का एक मैं और भी आपको एक सोर्स बताऊं जो बिल्कुल मुफ्त का है। आप मंदिरों में चले जाइए, देव मंदिर जो है, शनिवार है, मंगलवार है या तो पूनम है, हम लोग वहीं पर सूखा नारियल, गुजरात में प्रथा है, सूखा नारियल तोड़ के पानी वहीं पर छोड़ देते हैं और नारियल भगवान को चढ़ा देते हैं। तो नारियल का जो पानी आप एक दिन वहीं पर पूरे दिन एक आदमी को बैठा दिए, खुद बेटा आप तोड़ो, पानी एक तरफ ले लो, क्योंकि उसमें दो फायदा होगा। एक तो मंदिर में गंदगी नहीं होगी, स्वच्छता का हमारा पीएम साहब का जो मुद्दा है, स्वच्छ भारत का एक अभियान में आप सहयोगी बनोगे, और जो पानी शाम तक आपके पास पड़ा है उसमें पोटेशियम पुष्कल होता है, नेचुरल पोटेशियम, और वो हमारे गुजरात के काफी किसानों ने यूज किया है। इससे लस्टर बहुत ही अच्छा आता है, दाने में बहुत ही अच्छा लस्टर आती है। ये हमारा खुद का प्रयोग है। तो वो मुफ्त में आपको मिल जाएगा, मंदिर की एक सेवा हो जाएगी, धर्म का कार्य हो जाएगा, परमात्मा का कार्य हो जाएगा दोस्तों। और वो पानी आप खेतों में छिड़काव करेंगे हर 15 दिन, हर महीने, हर सप्ताह, हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आपको मिल जाएगा, कोई माता रानी का मंदिर हो तो वहीं पर मिल जाएगा। और जो बड़े मंदिर के ट्रस्टी है उन तक ये बात अगर पहुंचाई जाए तो वो लोग वहीं पर उसका एक मशीन बनाए, और जैसे हमारे अंबाजी मंदिर में भादरवी पूनम में टनों बंद पानी निकलता है, वो गटर में बहा जाता है। अगर वहीं से उसको बोतल में पैक करके किसानों को प्रसाद के रूप में, माता जी के रूप में अगर वापस दिया जाए तो किसानों को मुफ्त की एक चीज मिलेगी, और वहीं पर गंदगी कम होगी, और भगवान के प्रति हमारा आस्था भी बढ़ेगा। तो ये नारियल पानी सबसे अच्छा है। अब नारियल की मैं एक दूसरी बात बताऊं, नारियल के ऊपर का जो कड़ा खोपड़ा है, जो कड़ी काचली बोलते, कचली बोलते, वो भी लोग फेंक देते हैं। तो आप उसको जला दीजिए, जलाने के बाद उसकी राख बन जाएगी तो पोटाश के काम में आ जाएगी। आम के आम, गुटली के भी दाम। इसके सिवा केले में भी पोटाश बहुत ही अच्छा है। तो कहीं पर केले की फैक्ट्री है आपके आसपास, केले की वेफर बन रही है, तो उसके छिलके जो है, केले के छिलके जितने भी आपको मिले, और वेस्ट केले भी मिल जाए तो वो भी आप जीवामृत में डाल सकते हैं, या तो डीकम्पोस्ट करके आपके खेतों में डाल सकते हैं। तो केला भी आपके लिए नेचुरल पोटाश का सबसे अच्छा सोर्स है। तो ऐसी ऐसी चीजें करके हमें पोटाश का वपराश कम करना चाहिए, और सजीव खेती में सहायक रूप से पोटाश का यूज करना चाहिए। तो ये मोटे तौर पर ये चीजें हमको पोटाश के रूप में मिलती है। नारियल तो हमारे लिए वरदान है। नारियल जो है जैविक कृषि का वरदान है। उसके ऊपर के जो छितरे होते हैं उससे आप कोकोपीट बना सकते हो, पानी से आप पोटाश ले सकते हो। उसकी जो कचली है इससे आप दो चीज बना सकते हैं, एक तो पोटाश बना सकते हो जलाकर, अर्ध जलाकर आप उसका बायोचार बना लेंगे। बायोचार, अब बायोचार की एक बात निकली है तो मैं बात बताऊं, बायोचार क्या है। बायो प्लस 4 शब्द से बना है। कोयला से जो चीज तैयार होती है कार्बन बढ़ाने की, भूमिगत कार्बन बनाने का एक शॉर्टकट है जिसको बायोचार बोलते हैं। मेरा यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा वीडियो है बायोचार का। तो आप अर्ध जले जो कोयले होते हैं, अर्ध जले मतलब राख नहीं होना चाहिए, काले कोयले होते हैं,
कहीं से भी आपको वेस्ट मिल जाए, अगर आप खेतों में कुछ जलाते उसके कोयले बाहर मत फेंक दीजिए, आप उसको जीवामृत है, डिकम्पोजर है या एनपीके ऐसे बैक्टीरिया से उसको चार्ज करें, बहुत ही चार्ज, उसको डुबा कर रखे उसमें, फिर खेतों में जमीन के अंदर डाल दीजिए, भूमि की सतह के नीचे। वो होता क्या है, ये जो कोयले होते हैं उसके अंदर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोरोसिटी होती है, तो हमारे जितने भी बैक्टीरिया है उनको रहने के लिए वहीं पर घर मिल जाता है, ताकि ज्यादा तापमान बढ़े और कम तापमान में वो वहीं पर आसानी से रह सकते हैं। तो एक बंकर जैसा, एक सेल जैसा हो जाएगा, और कार्बन मिलता रहेगा आपके पौधों को बायोलेसिक्स। और बायोचार से एक चीज सबसे अच्छी है, आपके भूमि में कम पानी से पानी को संग्रहित करने की वृत्ति बायोचार में है। तो अगर आप सूखे प्रदेश में हैं जहां पानी की कमी है, आप बायोचार का यूज कर सकते हो, तो पानी कम डालने पड़ेगा। खास करके किचन गार्डन में इसका यूज बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और पोटाश की, हाँ पोटाश की भी बात है, पोटाश जहां पर उचित मात्रा में आप अगर यूज करोगे दोस्तों, तो पोटाश भी पानी को कम मात्रा में यूज करने देगा। यानी कि जो मरुभूमि है हमारी, जहाँ पानी की जरूरियात है पर पानी नहीं है, उस जगह में अगर पोटाश का उचित मात्रा में हम यूज करेंगे तो पानी का वपराश को वो कम करता है, घटाता है। इसलिए उचित मात्रा में यूज किया हुआ पोटाश पानी को बॉन्डिंग करके रखता है और पानी का अत्यधिक जो खपत हो रही है वो कम करता है। तो मित्रों, ये आज के बात मोटे तौर पर पोटाश की थी। आप पोटाश युक्त सब्जी बनाएं, फल बनाएं। राष्ट्र में जितने भी जैविक किसान हैं पोटाश पर बहुत ही ध्यान नहीं देते हैं, सब लोग नाइट्रोजन के पीछे पड़े रहते हैं। तो पोटाश से लस्टर बढ़ेगी, पोटाश वाला भोजन आपकी बच्चियां लेगी, तो फेयर एंड लवली नहीं लगानी पड़ेगी, ना तो फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी, ना उस पर आधारित रहना पड़ेगा। आपका स्वदेशी फेयर एंड लवली पोटाश ही है। इसीलिए आप केसुड़ा के फूल भी उसमें डाल सकते हो, उसमें भी पोटाश की मात्रा थोड़ी कुछ मिलती है। पोटाश वाले बैक्टीरिया को वो बहुत उत्तेजित करता है। काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर अनुसंधान करना है, हम सभी मिलकर करेंगे और भी आगे ले जाएंगे कृषि को, और जैविक कृषि को हम उन्नत बनाएंगे। जय जवान जय किसान। 5 बजे के बाद डॉक्टर क्षमा पटेल का जो लाइव होने वाला है कल्पद्रुम पर, सभी को विनंती आप वहीं पर जुड़ जाइए। वहीं पर लाइफस्टाइल का हमने वो डिपार्टमेंट अलग कर दिया है, जैविक जीवन शैली, आयुर्वेद और वेद आधारित, और अपनी फिलोसॉफी। तो 5 बजे से वो भी शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं पर भी जुड़े और विचारों को आदान प्रदान करते रहें। कुछ भी सुझाव हो तो हमें लिख के भेजिए या फ़ोन कर सकते हो, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। अभी लॉकडाउन है तब तक, बाकी की बात बाकी समय पे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय जवान, जय किसान, नमस्ते।